दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भारत में संप्रभुता का अधिवास कहाँ है या भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो उत्तर है दोस्तों, भारत में संप्रभुता का अधिवास भारत की जनता में है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में निहित जो शब्द हैं कि हम भारत के लोग और अंत में कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि समस्त शक्तियों का जो स्रोत है या केंद्र बिंदु है ये भारत के लोग हैं। तो उत्तर है दोस्तों, भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर दोस्तों एक समाजशास्त्री हैं या राजनीति वैज्ञानिक हैं। इनका कहना है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये जो मैकाइवर का विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनके अनुसार रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन ये सोसाइटी का निर्माण करते हैं और कालांतर में जो समाज है ये राज्य को जन्म देता है। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण कथन मैकाइवर का है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र के संबंध में है। लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये कथन मैकफर्सन का है। मैकफर्सन कहते हैं कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाब्स और लॉक से रिलेटेड है। देखिए, हाब्स ने असीमित और निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। आप जानते हैं कि हाब्स ने असीमित और निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, जबकि किस विचारक ने मर्यादित या सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉन लॉक। दोस्तों हाब्स के विपरीत जॉन लॉक ने मर्यादित और सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। जहां हाब्स का लेवायथन जो है वो एक निरंकुश सत्ता का प्रतीक है, वहीं जॉन लॉक ने संवैधानिक शासन या सीमित शासन की वकालत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारक का कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड या लुटेरों के गिरोह कहे जा सकते हैं? तो सही उत्तर है, ये कथन सेंट ऑगस्टाइन का है। मध्यकालीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन का मानना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र या लुटेरों के गिरोह कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किस सिद्धांत में विश्वास करती है?
तो लोकप्रिय संप्रभुता दोस्तों आप जानते हैं कि आधुनिक काल में लोकप्रिय संप्रभुता का जो समर्थक है वो रूसो को माना जाता है। और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा ये विश्वास करती है कि जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा इस बात में विश्वास करती है कि जनता या लोग जो होते हैं ये समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है? अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल जो है बेंथम उसका गुरु था और बेंथम के प्रभाव में वो अपने आप को उपयोगितावादी ही कहता है, लेकिन उसके विचार जो क्लासिकल उपयोगितावाद है या बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद है उससे बिल्कुल या उससे पूरी तरह भिन्न हो जाते हैं। फिर भी वह अपने आप को उपयोगितावादी ही कहता है। तो दोस्तों प्रश्न है कि किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है? तो उत्तर है जे.एस. मिल को। दोस्तों जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका विश्वास है कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती? राज्य को एक दमनकारी संस्था किसने माना है और ये भी कि ये कभी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती? तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य के बारे में मार्क्स का विचार है कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था रहा है और ये कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकता, क्योंकि मार्क्स का जो विश्लेषण है इसी बात पर आधारित है कि शुरू से ही या प्रारंभ से ही समाज में दो वर्ग रहे हैं और राज्य जो है एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का एक साधन या यंत्र होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर है 10 दिसंबर 1948। दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कुल कितने धाराएं हैं दोस्तों? तो सही उत्तर है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कुल 30 आर्टिकल या 30 अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी और इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन या संघीय सरकार। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर है के.सी. वियर। दोस्तों के.सी. वियर एक संविधान विशेषज्ञ हैं। इनके द्वारा फेडरल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना 1949 में की गई है। तो याद रखिएगा फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक के.सी. वियर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट किन दो अवधारणाओं का मिश्रण माना जाता है? तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की धारणा जो है ये आधुनिक कालीन जो है व्यवस्था की देन है और राज्य ऐसे कार्य भी करता है जो लोगों के व्यक्तित्व के विकास, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास में सहायक होता है। तो इस दृष्टि से अब के जो राज्य हैं वो कल्याणकारी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट किन दो अवधारणाओं का मिश्रण माना जाता है? तो उत्तर है दोस्तों कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण माना जाता है। उदारवाद में जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, वहीं समाजवाद में व्यक्ति की समानता या आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। तो स्वतंत्रता और आर्थिक समानता इन दोनों के मिश्रण से कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। ये कथन किस विचारक का है? दोस्तों सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है
वो राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यानी गांधी जी का मानना है कि साध्य साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए और बिना उचित साधनों के उचित साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो महात्मा गांधी की विचारधारा मैकियावेली की राजनीति के पूरी तरह विपरीत है, जहां मैकियावेली कहता है कि साध्य उचित होने चाहिए या साध्य श्रेष्ठ होने चाहिए, साधनों की कोई परवाह नहीं करता है या साधन की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन गांधी जी का मानना है कि उचित साध्य या उचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन भी उचित या नैतिक होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। दोस्तों, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्दों से हुई है। आपको बताना है कि सिविक या सिविटास शब्द जो हैं ये किस मूल भाषा से लिए गए हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्दों से हुई है और ये शब्द लैटिन भाषा से उद्भूत हैं। तो इनकी उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और जिसका अंग्रेजी में सिविक्स होता है और हिंदी में जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है दोस्तों। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी परीक्षा हो, पीजीटी परीक्षा हो, उच्चतर शिक्षा हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र से आयोजित कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है और कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए जो है एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं संविधान संशोधन से। संविधान संशोधनों में न्यूनतम आयु सीमा या मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वाला प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये है 61वां संविधान संशोधन 1989। एक फैक्ट और आपको बता दें दोस्तों, 21 वर्ष या मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तारकुंडे समिति की सिफारिशों के आधार पर 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो सही उत्तर है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। 1832 की पुस्तक है ये और ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र पर व्याख्यान में किया है। दोस्तों, ऑस्टिन एकलवादी विचारक हैं संप्रभुता के और इन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी महत्वपूर्ण कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये कथन किस राजनीतिक विचारक का है। तो उत्तर है दोस्तों लास्की। लास्की, जिनका पूरा नाम हेराल्ड जोसेफ लास्की है, इनका कहना है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मूलभूत अंतर ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच अंतर संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार में जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, कैबिनेट के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी इच्छा से करता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। यदि किसी को मंत्री बना भी दिया जाए तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सरकार में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है।
यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन का कहना है दोस्तों कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य हो। दोस्तों, टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को एक साधन मानते हैं और सामाजिक कल्याण को साध्य मानते हैं। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग करने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक जिसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से विचार व्यक्त किए गए हैं, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के रचनाकार एंगेल्स हैं। एंजेल्स भी इनको कहा जाता है दोस्तों। और एंजेल्स और मार्क्स दोनों जो है, एंगेल्स मार्क्स का सहयोगी था और उसने आर्थिक सहायता दी थी मार्क्स को कि वो अपनी कृतियों का प्रणयन कर सके। दोस्तों, एंजेल्स एक बड़ा पूंजीवादी था, लेकिन वो पूंजीवाद के दोषों से बहुत अधिक जो है प्रभावित था। पूंजीवाद के दोष वो जानता था, इसलिए उसने मार्क्स का साथ दिया और मार्क्स के साथ कई कृतियों की रचना भी उसने की है। और एंजेल्स और मार्क्स की दोस्ती दोस्तों जो है बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंडशिप मानी जाती है। तो याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक एंजेल्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति और उसके उद्देश्यों से संबंधित है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंध में वर्णन करता है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा और संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 51 जो है ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जिसमें भारत की विदेश नीति और उसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और यूएन में या संयुक्त राष्ट्र में विश्वास की बात की गई है और एक प्रकार से ये भारत की विदेश नीति और उसके उद्देश्यों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के द्वारा कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया था? मनु दोस्तों प्राचीन भारतीय चिंतक और विचारक हैं और मनु धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। मनु के द्वारा दोस्तों राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु द्वारा राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है समर्थन या उसको स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कानून बाह्य कार्यों के लिए सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है, ये कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर है ये हालैंड का कथन है, जो कहते हैं कि कानून बाह्य कार्यों के लिए सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में किसकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है? आप जानते हैं भारत की शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है और संसदीय शासन व्यवस्था वाले राज्यों में संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के बावजूद यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास किया गया है, न कि संसद की सर्वोच्चता में। दोस्तों, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है या ब्रिटेन के शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीयन इकोनॉमी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर है ट्रस्टीशिप या न्यासिता। दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था या इसको गांधीयन समाजवाद भी कहा जाता है और ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत ये है कि जो धनी लोग हैं उनको अपने धन को समाज की धरोहर समझना चाहिए, उनको अपनी निजी संपत्ति नहीं समझना चाहिए और धन का उपयोग समाज के हित या कल्याण के लिए करना चाहिए।
और धन को या उस धन का न्यासी मानकर गांधी जी का मानना है कि जो पूंजीपति है या जिसके पास अधिक धन संपत्ति है उसको उसके पास जो धन है उसका न्यासी मानकर उसे समाज के हित के लिए या कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों ये नैतिक आधार पर समाजवाद की बात करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस घोषित किया है? तो सही उत्तर है, आधुनिक विचारक हैं दोस्तों जॉन राल्स। जॉन राल्स ने न्याय को न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस घोषित किया है। जॉन राल्स की महत्वपूर्ण कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस है जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, न्याय को जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में जॉन राल्स घोषित करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये प्रश्न जो हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा, इसके अलावा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनका सही उत्तर अटेम्प्ट कर सकें। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।